Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखने वाले हैं कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स गिवन हो या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस गिवन हो तो एडमिशन के टाइम पे इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स गिवन है या एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है तो उनकी क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा और किस तरीके से हम इनको सेटल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। समझते हैं। अब देखो, सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। तो अब इन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम हर साल अपना कुछ पैसा साइड पे रखेंगे, यानी जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसा हम रिजर्व कर लेंगे। सपोज इन्होंने डिसाइड किया कि हर साल हम क्या करेंगे, ए ने बी से कहा कि हर साल हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट हम डिवाइड नहीं करेंगे, उसमें से पहले कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल देंगे और फिर जो पैसा बचेगा फिर वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। सपोज इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर साल प्रॉफिट का 20,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये क्यों करते हैं ट्रांसफ़र? ये इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और जब भी हमें पैसे की नीड होगी या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी तो हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। हम घर पे भी करते हैं ना कि कुछ पैसा साइड पे रख लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में नीड अराइज होती है तो उस पैसे को यूज़ करके हम वो टाइम जो है बेसिकली कवर कर सकें, मतलब अपना अगर जिस टाइम पे नीड अराइज हुई है उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ए और बी ने डिसाइड किया कि वो हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किस में डालेंगे, रिजर्व में, ठीक है। तो रिजर्व में पैसा इकट्ठा करते रहे कि अगर पैसा चाहिए होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम पहले से ही कुछ पैसा डालते रहते हैं। तो आज उनको पैसा डालते डालते 5 साल हो गए और अब रिजर्व्स में जो है वो 1 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गए। ए और बी ने रिजर्व्स में कितना इकट्ठा कर लिया, 1 लाख। अब 5 साल बाद क्या होता है, एक नया पार्टनर एडमिट होता है। सपोज सी है, अब वो नया पार्टनर जो है वो फॉर्म में एंटर होना चाहता है। वो कहता है मैं भी फॉर्म में एंटर होऊंगा, आप लोगों का पार्टनर बनूंगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपको पता है कि उसके पास क्या होते हैं, ऑनरशिप राइट्स, यानी वो भी मालिकाना हक रखता है। जो भी एसेट्स होती हैं यानी बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स हैं उस पर इसका भी अधिकार होता है, यानी नए पार्टनर का भी उस पर अधिकार हो जाता है। तो अब जो ए और बी ने रिजर्व इकट्ठा किया है उस पर सी का भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। कि अब ए और बी ने जो रिजर्व इकट्ठा किया है इतनी मेहनत करके, अब सी का भी उस पर राइट हो जाए। क्या ये सही है कि अगर हम क्या करें, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करें ए और बी में, तो क्या होगा, जब भी फ्यूचर में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए, बी और सी में, क्योंकि सी का भी राइट है जो भी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। बट क्या ये सही है? नहीं। ये पैसा किसने इकट्ठा किया, ए और बी ने, यानी पुराने पार्टनर्स ने। पुराने पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट कम किया और इस रिजर्व में पैसा डाला और अब नया पार्टनर आया और उसने उसमें अधिकार ले लिया। ये तो गलत बात है। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो भी रिजर्व्स होंगे और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, यानी जो भी इकट्ठा प्रॉफिट्स होंगे जो पुराने पार्टनर्स ने किए हुए हैं, वो उसमें डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी वो
पुराने पार्टनर्स में ही डिवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ प्रॉफिट्स? नो, लॉसेस ऑल्सो। अगर बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, यानी कोई इकट्ठा हुए हुए लॉसेज हैं, तो वो भी पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि नए पार्टनर को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होगा, तो क्या करना है हमें? जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस बैलेंस शीट में मेंशन है, उनको राइट ऑफ करना है, यानी उन्हें ख़त्म करना है और पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। किस में डिवाइड करेंगे? पुराने पार्टनर्स में। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, बिकॉज ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये जो लॉसेस हैं, ये कब के हैं? जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है उससे पहले के हैं। तो ये किस में डिवाइड होंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिजर्व्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट क्या की जाएगी। सो अगर एंट्री की बात करें, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना है बच्चे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारे पास गिवन होंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और लाइबिलिटी साइड हमें गिवन होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्लियर है? तो लाइबिलिटी साइड की बात करें तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं वो हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड मिलेंगे, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो हमें कौन सी साइड मिलेंगे? एसेट साइड मिलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। तो जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो हमने क्या करना है? पार्टनर्स को दे देने हैं, बिकॉज वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो अब दे दो। जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, याद है ना? टू ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या दे रहे हैं उनको? अगर जनरल रिजर्व दे रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर जो भी रिजर्व हम बांट रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा या करंट अकाउंट में। तो आपको पता है कि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हम यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, बट अगर फिक्स्ड मेथड यूज़ करते हैं तो किस में ट्रांसफ़र होगा? करंट अकाउंट में। बिकॉज फिक्स्ड के केस में हर आइटम किस में ट्रांसफ़र होती है? करंट अकाउंट में। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अगर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो कैसे किए जाएंगे? तो अगर पार्टनर्स को हम कुछ भी लेते हैं या पार्टनर्स को लॉस होता है, उनके अकाउंट से हम कुछ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जो भी उनको उनमें डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है लाइक टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको एसेट साइड में मिलेंगे, आपको उनको डिवाइड कर देना है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व की, तो ये आपको कौन सी साइड मिलेंगी बैलेंस शीट की? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? क्रेडिट। अब इन आइटम्स को ख़त्म करना है तो इनको क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? देना किसको है? पार्टनर्स को। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको कौन सी साइड मिलते हैं? एसेट साइड। अब इन्हें ख़त्म करना है, एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट, तो अब इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट।
और डेबिट किसको करेंगे, किसके अकाउंट में डालनी है, पार्टनर्स के। कौन से पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के। और किस रेशो में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है बच्चे, होप आपको ये क्लियर होगा। अब बच्चे अगर हम बात करें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की, तो इसमें मेनली आपके पास 4 रिजर्व्स बहुत कॉमन हैं कि आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जनरल रिजर्व, सेकंड इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज जनरल रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे रिजर्व्स आपको कहाँ मिलेंगे, लाइबिलिटी साइड। तो अगर कोई भी जनरल रिजर्व गिवन है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया उसी तरीके से। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जनरल रिजर्व गिवन हो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमें जनरल रिजर्व गिवन है कितना, 1 लाख। तो अब इसका क्या किया जाए, तो इसको ख़त्म करना होगा। तो जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम क्या एंटर करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। अभी किस में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। सपोज ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, तो हमने लिया 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। तो 50,000 चला जाएगा ए के अकाउंट में और 50,000 चला जाएगा बी के अकाउंट में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जनरल रिजर्व की एंट्री पास कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन में हमें एंट्री पास करने को नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, तो हम सीधा ये जो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है वो किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो अब देखो, आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, इसको ए और बी को कितना, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, ये मैंने आपको क्रेडिट साइड शो किया है। डेबिट साइड भी होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में अब पार्टनर्स को देना है ना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो बाय जनरल रिजर्व ए 50,000 एंड बी 50,000। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय सेविंग फंड। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिखता है तो आपको इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बिकॉज ये रिजर्व नहीं है, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। ये वो अमाउंट है जो हमें एम्प्लॉयज़ को पे करना है, तो ये हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट आपको मिलता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, तो आपको इसको भूल के भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको एज इट इज हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उससे नेक्स्ट है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्कस करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है तो उससे रिलेटेड हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली किस लिए बनाया जाता है, वर्कर्स के लिए, ताकि हम उन्हें कंपनसेट कर सके। अगर फ्यूचर में कुछ भी वो एक्सीडेंट हो गया या वर्कर से रिलेटेड कोई भी हैपनिंग है, तो या फिर उन्हें सैलरी देनी है या वेजेस देनी है, तो उससे रिलेटेड अगर हमने रिजर्व बनाया है तो उसका क्या किया जाए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलेगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लेम चेक करना है कि क्या
इस रिजर्व से रिलेटेड क्या कोई हमारी लाइबिलिटी है, क्या इसमें से कुछ पैसा हमने बाहर देना है अभी या नहीं, और फिर ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसमें पार्टनर्स में। तो जैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलेगा वैसे ही आपको क्या चेक करना है, क्लेम चेक करना है, यानी लाइबिलिटी चेक करनी है कि क्या इस पैसे में से कुछ पैसा हमने देना तो नहीं एम्प्लॉयज़ को। तो अब फर्स्ट केस क्या है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है, कोई पैसा हमने वर्कर्स को नहीं देना, तो जितना भी रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जैसे हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एंटर क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर अब जो हमारा क्लेम है वो कम है, यानी कुछ क्लेम गिवन है बट वो कम है, बट रिजर्व में पैसा ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व में पड़ा है हमारे पास 14 लाख, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कितना, 14 लाख, और उसका क्लेम है, मतलब हमने वर्कर्स को देना है कितना, 5 लाख। वर्कर्स को कितना देना है, 5 लाख, मतलब क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये जो रिजर्व है उसमें से क्लेम लेस कर दो, क्योंकि अब हम ये 14 का 14 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पहले हम उसमें से क्लेम जो है वो माइनस कर देंगे, क्लेम को साइड कर देंगे, क्योंकि वो हमने वर्कर्स को देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। क्लियर है। और अब क्लेम हम लेस कर देंगे 5 लाख, और जो बाकी का 7 लाख है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। क्लियर है। तो देखो अगर यही एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 14 लाख, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14 लाख। अब उससे रिलेटेड कुछ लाइबिलिटी है, सबसे पहले तो हम लाइबिलिटी को साइड कर दें, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम है, 5 लाख, सपोज कितना है, 5 लाख। तो यानी जो हमारा रिजर्व है 14 लाख, उसमें से 5 लाख तो हमारा क्लेम हो गया, हमने वर्कर्स को देना है, तो ये हम अपना लाइबिलिटी साइड में ही रखेंगे अभी, क्योंकि ये हमने पे करना है। और अब बाकी का जो बचा, बाकी का कितना बचा, 7 लाख, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज ए और बी पार्टनर है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज उनकी रेशो है 1:1, तो 7 लाख को डिवाइड कर लेंगे 3.5 लाख, 3.5 लाख। ओके, समझे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सबसे पहले हम क्लेम साइड कर लेंगे जो हमने वर्कर्स को देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट है, अब अगर क्लेम इक्वल है, नेक्स्ट केस है, अगर क्लेम इक्वल है, मतलब जितना पैसा रिजर्व में पड़ा है उतना ही हमने देना है वर्कर्स को, तो यानी कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है, तो क्या होगा, सारा का सारा जो पैसा है वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, क्लेम में, और कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सपोज अगर पिछला एग्जाम्पल लें तो 14 लाख था रिजर्व में, अब क्लेम भी कितना है, 14 लाख, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14 लाख टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना, 14 लाख। अब यहाँ पे हमने पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट इज, अगर क्लेम ज़्यादा है, ये भी तो हो सकता है कि क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व में पैसा कम पड़ा है। अब रिजर्व में सपोज एग्जाम्पल वही लेते हैं, रिजर्व में पड़ा है हमारे पास 14 लाख, बट क्लेम है 15 लाख, यानी हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 15 लाख।
तो इतना तो पक्का है कि डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो अमाउंट ही सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटी को बियर करने के लिए। तो अब देखो, अब इस केस में क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले अब प्रोविज़न कितना है, कितनी लाइबिलिटी है हमारी, सबसे पहले तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, सपोज 15 लाख। अब इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से तो हमने ले लिया 14 लाख, और अभी जो बाकी है वो कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन में, मतलब इसको शो कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। ऐसा क्यों, अब देखो हमने रिजर्व बनाया था 14 लाख का, बट क्लेम निकला 15 लाख का, तो यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ शो किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो आपको पता है कि नुकसान है, तो क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या क्या किया जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। इसी तरीके से सेम हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्रीज करते हैं, उसमें भी हम ये देखते हैं। अब जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उसके लिए बनाया जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसका जो पैसा है वो हम किससे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। और अगर नहीं होता तो सारा का सारा ये फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड में करते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि एक बार हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी की जो एंट्रीज हैं उनको भी डिस्कस कर लें, तो आप मुझे बता देना। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।